फंड के हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ और नए वर्ष की एडवांस में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसा नहीं है कि आपसे मुलाकात नहीं होगी, राब्ता नहीं होगा, तब भी हम बहुत परेशान करेंगे आपको, लेकिन अब क्योंकि एक साल ख़त्म हो रहा है, पिछला बीता साल, क्योंकि आप जब भी बात करते हैं तो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट देते हैं अलग अलग माध्यमों से, कभी क्रिकेट के ज़रिए, फिल्म के ज़रिए, रामायण महाभारत के ज़रिए, कोई कॉन्टेक्स्ट अगर इनमें से देना चाहें बीते साल का, तो क्या समझ में आता है आपको? यही है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो लोगों की उम्मीद थी इक्विटी में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, रिटर्न मिला प्रेशियस मेटल में। अलोकेशन इक्विटी में था, रिटर्न निकला गोल्ड और सिल्वर में। बिल्कुल। सेकंड, बहती जब राइजिंग टाइड थी तो हर किसी की बोट लिफ्ट हो गई थी। अब जब टाइड उतर रही है तब पता चला कौन कितने पानी में है। मार्केट नियर ऑल टाइम हाई पे है और लोगों के पोर्टफोलियो आज भी 20-25% नीचे है। तो लास्ट ईयर वाज अ ईयर ऑफ लेवलाइजर। आपको पता चल गया कि पैसा बनाना इतना आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। अब 2026 की शुरुआत, क्या नयापन आप देख रहे हैं? किस तरीके का नया दौर आपको बाजार और निवेश में दिखाई दे रहा है? 2026 में इकोनॉमिकली भारत 2025 के सामने अच्छा लग रहा है। ग्रोथ बरकरार है, यूएस टैरिफ की एडवर्स इम्पैक्ट कम हुई, लगभग नहीं के बराबर है, और सरकार रिफॉर्म्स के लिए एक के बाद एक कदम उठा रही है। तो ओवरऑल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 में हम 2025 के सामने इक्वल हैं या अच्छे हैं। मार्केट एक साल से अंडर परफॉर्म कर रही है पीयर ग्रुप को, तो वैल्यूएशन सब रीजनेबल है, सस्ते नहीं है बट महंगे भी नहीं है। तो एटलीस्ट आपका रिस्क रिटर्न रेशो 2026 में इक्विटी में पॉजिटिव लगता है। प्रेशियस मेटल पे भी सेंट्रल बैंक की बाइंग की वजह से आउटलुक पॉजिटिव बना है, और ब्याज के दरों में पॉलिसी रेट में कटौती हुई बट मार्केट यील्ड में कोई कटौती नहीं हुई है। तो कैरी वहाँ पे भी अच्छी मिल जाए वैसा लगता है। लास्ट ईयर प्रेशियस मेटल ने अबव एक्सपेक्टेशन रिटर्न दिया, डेट और इक्विटी ने बिलो एक्सपेक्टेशन। इस बार तीनों के रिटर्न पॉजिटिव रहेंगे और उम्मीद के आसपास ही आएंगे वैसा लगता है। भारतीयों की बात करती हूँ, हम भारत की बात कर रहे हैं, और एक ट्रेंड जो कि देखने को मिल रहा है कि वो बेहतर निवेशक बन रहे हैं। और इनकम टैक्स जो बजट में अनाउंस हुआ, जो अधिक पैसा लोगों के हाथ में आया, जीएसटी महाबचत उत्सव की शुरुआत हुई नवरात्रि के आसपास, वहाँ पर हमने देखा कि कंजम्पशन को एक नई लाइफ लाइन मिलती हुई दिखाई दी है। अब इसका एक लैग्ड इफेक्ट जिसका हम सबको इंतज़ार है, कितना आप आता हुआ देख रहे हैं बाजार के लिहाज से, कंपनियों के लिहाज से, और वो भारतीय निवेशक की जेब जहाँ से निवेश का पैसा भी जा रहा है, खर्च का पैसा भी जा रहा है। अच्छा, हाउस होल्ड सेविंग्स हम देख रहे हैं कि कई दशक के लो पर भी पहुँची हुई है, लोगों ने लोन लेकर निवेश भी किया है। तो ये जो पूरा मामला है, ये कैसे समझा जाए? भारतीय इंसान निवेश और खर्च के मामले में कैसे आगे बढ़ रहा है? अगेन, अगर आप 2008 कोविड क्राइसिस से आज को देखें तो हाउस होल्ड डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कम हुआ है। राइट। और इसमें तो हमने हाउस होल्ड वेल्थ को ऐड ही नहीं किया है। 2020 से 2025 के बीच में गोल्ड के दाम 3 गुना बढ़े। बिल्कुल। भारत के हर हाउस होल्ड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गोल्ड तो होगा ही। हाँ। तो वो वेल्थ इफेक्ट तो हमने काउंट ही नहीं किए। उसके बावजूद भी डेट टू जीडीपी रेशो हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी रेशो कम हुआ है। आई थिंक ओवरऑल इंडियन सेवर्स सेविंग से निवेश की जर्नी पूरी कर रहे हैं। ओके। फिजिकल में पैसा रखते थे, अब फाइनेंशियल्स में रख रहे हैं। बिल्कुल। नियमित रूप से निवेश करना सीख गए हैं, मार्केट करेक्शन से डरते नहीं हैं, लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। और अभी भी मतलब कुछ लोग टिप के भरोसे पे ट्रेडिंग जरूर करते हैं, हाँ। बट बहुत सारे लोग उसे इग्नोर भी कर देते हैं। जो एक बबल होता था, यूफोरिया होता था, इस प्रकार की घटनाएं अब बहुत सीमित हो रही हैं।
तो ओवरऑल भारतीय निवेशक काफ़ी मैच्योर्ड बना है और वह उनके और देश की फाइनेंशियल सुरक्षा के लिए बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, वो दिख भी रहा है सर, हमें जो हर महीने आंकड़े आते हैं एमफी के, उसमें लगातार एसआईपी के नंबर जो है ऊपर ही जा रहे हैं। ट्रेंड में भले ही बदलाव दिखाई दे रहा हो, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप जैसी जगह पे लोग ज़्यादा पैसा डाल रहे हैं। बीच में हमने देखा था थीमेटिक और सेक्टोरल में अच्छा जम था, लेकिन वहाँ थोड़ी सी नरमी आती हुई पिछले नवंबर के आंकड़ों की अगर हम बात करें। बहरहाल ये ट्रेंड बदलता रहता है हर महीने, लेकिन एक जो ट्रेंड है वो एसआईपीज़ का, वो एसआईपी हीरो 10 के 10 जो है अपना निवेश कर ही रहे हैं। तो ये तो समझ में आ गया है कि उतार चढ़ाव में एसआईपी करते रहिए। एक वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है। 25-30 साल लोगों ने जो एसआईपी की है उनका अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है, तो वह लोग अपने रिश्तेदारों को, बाल बच्चों को कहते हैं कि भाई एसआईपी करिए जी। सेकंड चीज, आपके पास ऑप्शंस भी क्या है। बैंकिंग क्षेत्र में महंगाई से कम ही रिटर्न मिलेगा। हाँ। बाकी जो सेक्टर है, इंश्योरेंस या पेंशन, वह आपको प्रोटेक्शन दे सकता है या लंबी अवधि के लिए निवेश करवाता है। म्यूचुअल फंड एक ही ऐसा सेक्टर है जहां पे रिटर्न भी मिलता है, लिक्विडिटी भी रहती है और आपको महंगाई से अच्छा आउट परफॉर्मेंस भी मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे तो यही लगता है कि यह ट्रेंड एसआईपी का चलता रहेगा। एक और चीज़ जो बहुत अच्छी हुई है वो डिजिटाइजेशन है। प्लेटफॉर्म्स ने म्यूचुअल फंड सही है, घर घर को पहुंचा दिया है, आप बड़ी आसानी से निवेश कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दैट डिजिटाइजेशन ऑफ रीच, कन्वीनियंस हैज रियली एक्सप्लोडेड एसआईपी। बिल्कुल, लेकिन अब ये मोमेंटम बरकरार रहे, ये हम कह सकते हैं, ये आपको लगता है? क्योंकि ये पूरा साल आपने खुद कहा कि लेवलाइजर रहा है, बहुत लोगों को बहुत तरह की नई चाल समझ में आई है बाजार की, खासतौर से जो नए तरीके के निवेशक हैं वो डिस्करेज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसे कि इनकरेज तो होते हैं कि अच्छा देखा देखी में उसने लिया तो हम भी ले लेते हैं, लेकिन साथ ही उसको घाटा हुआ तो मुझे भी हो सकता है, ये भी एक माइंडसेट है। सी डेफिनेटली ऐसा माइंडसेट तो रहेगा। बट आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो आपको हाथ पकड़ के चलना सिखा सकते हैं। राइट। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने मार्केट के उतार चढ़ाव को देखा है, वह भी उन्हें गाइड कर सकते हैं। ईटी नाउ स्वदेश जैसी चैनल भी है जहाँ पे वो सोच के, समझ के, सुन के ये तय कर सकता है कि लंबी अवधि के लिए निवेश करना जरूरी है। बिल्कुल। तो कुछ लोग गलतियां जरूर करेंगे और उसमें से सीखेंगे, बाकी लोग दूसरे के अनुभव से सीख लेंगे। एसआईपी अब भारतीय हाउस होल्ड का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल। भारतीय बाजार की बात करती हूँ, अलग अलग सेक्टर्स की बात करती हूँ। इस पूरे बीते साल में जो हमें ग्लोबल हेडविंड्स का असर पड़ते हुए देखा है हमने, अब कहीं ना कहीं भारत की ग्रोथ स्टोरी पर और ज़्यादा विश्वास करने का वक्त आ गया है। ऐसा नहीं है कि ये विश्वास पहले नहीं था, हमने कोविड के बाद से लगातार यही देखा है कि हम हमारे घरेलू फ्रंट पे बहुत मजबूती से खड़े हैं और ये हमने देखा भी है। ग्रोथ आप देख लीजिए, नंबर्स तो निवेश के आ ही रहे हैं, लेकिन कंपनियों की परफॉर्मेंस और साथ ही सेक्टोरल चर्न, ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट रह जाएगा जहां पर आपको अपनी निवेश की रणनीति शायद बदलनी पड़े। कैसे करना होगा 2026 में? सेक्टर रोटेशन तो नियमित रूप से करना पड़ता है। हाँ। बिकॉज मार्केट का नियम है, जब बुलिश हो जाता है तो ओवरली बुलिश होता है, जब बेरिश होता है तो ओवरली बेरिश होता है। बहुत कम बार ऐसा होगा कि न इधर ना उधर, बीच में ही पेंडुलम खड़ा रहे। मार्केट पेंडुलम की तरह है, कभी बुलिश जोन में, कभी बेरिश जोन में, न्यूट्रल जोन में वो खड़ा नहीं रहेगा। एंड एक मतलब अलग अलग प्रकार के फंड भी है म्यूचुअल फंड में, जैसे बिजनेस साइकिल फंड एक है, उसमें फंड मैनेजर सेक्टर रोटेशन करता रहता है। आप भी सेक्टर रोटेशन खुद कर सकते हैं, बट हर बार आप सेक्टर रोटेट करेंगे टैक्स भरना पड़ेगा, फंड में वो है नहीं। दूसरा, आपका कॉल उतना ही सही जाएगा, उससे कम सही जाएगा कंपेयर टू फंड मैनेजर। तो अगर उसके कॉल आपसे सही हो और टैक्स नहीं भरना पड़े तो बिजनेस साइकिल में आपका मुनाफा ज़्यादा बनेगा, उसमें कोई दो राह नहीं है। तो सेक्टर रोटेशन अगर कैप्चर करना है तो बिजनेस साइकिल टाइप के फंड आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेंगे। ओके, लेकिन आपकी हाउस कॉल्स क्या होंगी सेक्टर पर, क्या चलने लायक है? एक, सरकार लोगों की जेब में पैसा रख रही है, टैक्स पेयर्स हो, कंज्यूमर्स हो, बोरोवर्स हो, स्पेक्यूलेटर्स हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो। अब ये पैसा
विदेशी चीज़ों पे खर्च होगा तो भारत की इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं, स्वदेशी चीज़ों पे खर्च होगा तो भारतीय इकोनॉमी अच्छी तरह से चलेगी। राइट। एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस पे लगता है कि आने वाले समय में आउट परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। ओके। रोटी कपड़ा तो लोगों का सॉल्व हो गया है मोटा मोटा, अब लोग एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रैवल, टूरिज्म, होम इम्प्रूवमेंट, ये सब चीज़ों पे खर्चा करेंगे। बिल्कुल। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर एक आध क्वार्टर थोड़ा प्रेशर में रहेगा, बट उसके बाद वो भी अच्छा करे वैसा लगता है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती रहेगी तो सीमेंट सेक्टर भी अच्छा लगता है। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, बैंकिंग एंड सीमेंट, ये सारे सेक्टर अच्छे लगते हैं मार्केट आउट परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। थोड़ा सा जब भी कोई नया निवेशक आना चाहता है बाजार में, तो हम कहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए पहले निवेश करके देखिए, डायरेक्ट स्टॉक खरीदने की बजाय, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसमें भी हम कहते हैं कि आप शुरुआत लार्ज कैप से कीजिए, क्योंकि आपको अपने शुरुआत करनी है तो अच्छी कंपनियों के साथ कीजिए, अच्छे फंड के साथ कीजिए। अब वो नैरेटिव क्या बदल रहा है, इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप की कहानी बदल गई है। एक दौर था जहाँ पर हम कहते थे कि अच्छा नहीं, थोड़ा सा दूर रहिए, इंडेक्स फंड से शुरुआत कीजिए, लार्ज कैप से शुरुआत कीजिए, भले ही अभी भी वो सलाह हो, लेकिन क्या इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल के लिए मिड कैप स्मॉल कैप को, या वो नहीं करना चाहिए, वो कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है? आपके पास अगर रिस्क एपेटाइट है तो स्मॉल कैप मिड कैप क्यों इग्नोर करेंगे? राइट। आप उन्हें तब इग्नोर करेंगे जब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कम हो जाए। आज की तारीख में हमें लगता है कि एक मिड कैप्स अगले साल मार्केट को आउट परफॉर्म करने चाहिए। Okay. उनके बाद लार्ज कैप होंगे और स्मॉल कैप शायद मार्केट को अंडर परफॉर्म कर दें। Okay. इसका रीज़न ये है कि मिड कैप्स और लार्ज कैप में अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है। Okay. और वैल्यूएशन अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास है। स्मॉल कैप में अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ा दबा है और वैल्यूएशन हिस्टोरिकल एवरेज से काफ़ी प्रीमियम के ऊपर है। Okay. तो मुझे लगता है कि अगर आपकी रिस्क एपेटाइट परमिट करती है तो मिड कैप लार्ज कैप में जरूर निवेश करिए, ओवरवेट रहिए, स्मॉल कैप में थोड़ा अंडरवेट रहिए। आईपीओ की बाहर में कितना घूम हो जाना चाहिए? हर कंपनी को ऐसे इवैल्यूएट करिए जैसे आपको वहाँ पे लंबे समय के लिए निवेश करना है। हाँ। सेकेंडरी मार्केट या आईपीओ में कोई फ़र्क नहीं है। एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या पब्लिश होता है उसके हिसाब से आईपीओ में निवेश मत करिए। हाँ। वो अनरेगुलेटेड मार्केट है, उसके आउटकम के ऊपर हम उतना विश्वास नहीं रख सकते। बट आईपीओ में भी आप निवेश कर सकते हैं। बड़ी बड़ी अच्छी कंपनी आ रही है, सेबी एटलीस्ट ये इंश्योर कर रहा है कि क्वालिटी बिजनेस ही बाहर के आए, आईपीओ के लिए आए, कोई कचरा बिजनेस नहीं आ जाए। वैल्यूएशन आपको सोच समझ के निवेश करना पड़ेगा। भारत की हम बात करें, क्या ये समय है कि अपने पोर्टफोलियो में आप विदेशी इकोनॉमीज को भी देखें? डाइवर्सिफिकेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन क्या हैवी जा सकते हैं? सी डेफिनेटली, बिकॉज आपके 3 नेबर है जिसके साथ आपके रिश्ते पता है। हाँ। तो जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। एंड ऐसे कई बिजनेस है जो भारत में अवेलेबल नहीं है, उसमें आपको निवेश करने के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। हाँ। हमारे पास कोई टेस्ला जैसी कंपनी नहीं, कोई फेसबुक मेटा जैसा कंपनी नहीं, तो उस प्रकार के एक्सपोजर लेने के लिए आपको ग्लोबल मार्केट में निवेश करना चाहिए। और जरिया क्या सही होगा सर? क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं म्यूचुअल फंड में लिमिट तो पैक हो चुकी है। हाँ। तो आप कर नहीं सकते। हाँ। तो जरिया आपके लिए है कि आपके पास जो LRS की लिमिट है उसके तहत आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करिए। उसको लेके जागरूकता बहुत कम है सर, ऐसा क्यों है कि अब तक इसको हमने निवेश का एक रास्ता नहीं समझा? लोकल मार्केट में इतना पैसा बना था, पिछले साल तक के लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। ओके। इस साल बाहर रिटर्न अच्छा बना है, लोकल मार्केट में कम बना है, तो धीरे धीरे जागरूकता आ जाएगी। बट अल्टीमेटली जैसे आप बाहर निवेश करना चाहे, हाँ, तो उसके बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर कोई हेडलाइन आ जाएगी, हम डर के मारे वो पोर्टफोलियो लिक्विडेट कर देंगे। हाँ। तो जागरूकता धीरे धीरे बिल्ड होगी, ओवरनाइट तो नहीं आ जाएगी। अच्छा, सोने चांदी को कितना तवज्जो दे? अब सोना हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन हमेशा आपके काम आएगा, है ना? सोना है सदा के लिए। अब तो दिखाई भी दे दिया है जिस तरह का रिटर्न है, पर क्या बढ़ाना चाहिए एलोकेशन उसको?
सोने और चांदी में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, परसेप्शन है वैल्यू का। तो सीमित मात्रा में निवेश करिए, और इसमें निवेश करते समय दो चीज़ों का ध्यान रखिए। सेंट्रल बैंक की खरीदारी ने सोने चांदी के दाम को बढ़ाया है। चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। जब तक इंडस्ट्रियल डिमांड एंड सेंट्रल बैंक बाइंग चलती रहे तब तक ये दाम सपोर्टेड रहेंगे। राइट। और लैब ग्रोन डायमंड की तरह लैब ग्रोन गोल्ड नहीं आए तो अच्छा है भाव के लिए। तो ये दो चीज़ों को मॉनिटर करके सीमित मात्रा में गोल्ड और सिल्वर दोनों में निवेश करिए। हमारा आउटलुक दोनों पे पॉजिटिव है, बट बिकॉज देयर इज नो इंट्रिंसिक वैल्यू इन गोल्ड एंड सिल्वर, विल ऑलवेज रिक्वेस्ट लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। अब वो 5% है, 20% है, आपके ऊपर है। हाँ सर, ब्याज दरों को लेकर फिलहाल किस तरह का माहौल बनता जा रहा है? क्योंकि यूएस में हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था धीमी होती हुई दिखाई दे रही है। अब भारत में तो हमने देखा कि अब अगला अंदेशा यही है कि शायद एक पॉज लिया जाएगा, बट वो भी डेटा डिपेंडेंट है काफ़ी हद तक। क्या लगता है आपको, ये अब जो चाल शुरू हुई है, क्या ये आगे बढ़ेगी या आपको लगता है कि रोका जाएगा, और किस बिना पे रोका जाएगा? ब्याज के दरों में पॉलिसी रेट कम हुए 125 बेसिस पॉइंट, मार्केट यील्ड वहीं की वहीं रही या थोड़ी ऊपर गई। हाँ। तो आज की तारीख में हमें लगता है कि अब पॉलिसी रेट कम होने में 25 बेसिस पॉइंट की शायद जगह है। ओके। मार्केट यील्ड शायद उससे ज़्यादा कम हो सकती है। होगी ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, शायद हो सकती है। एक, ग्लोबल यील्ड्स कम होगी तो आपके लिए रूम बन जाता है। दूसरा, अगर हम लिक्विडिटी बरकरार रखें तो शायद रूम बन जाए। और तीसरा, डिमांड सप्लाई थोड़ी सी जो अनमैच्ड है वो बैलेंस हो जाए, तब भी वो हो सकता है। बट इस वक्त फिक्स्ड इनकम में हमारा व्यू ये है कि आप परफॉर्मिंग क्रेडिट AIF जैसे कैरी प्रोडक्ट में निवेश करिए। वहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा क्रेडिट रिस्क लेते हैं, बट उसी के लिए आपको ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है। रुपी कितना मूड खराब करेगा आपके निवेश का? रुपी वीक रहेगा, उसकी तकदीर में डिप्रिसिएशन लिखा हुआ है, बिकॉज हमारी महंगाई और हमारी प्रोडक्टिविटी और ट्रेड पार्टनर से खराब है। बट उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमारे पास $700 बिलियन के आसपास रिजर्व्स पड़ा है। RBI फॉरवर्ड में शॉर्ट चला रहा है तो एक्चुअल रिजर्व्स उससे थोड़ा कम है। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों रीजनेबल है। तो रुपी वीकनेस होती रहेगी, हेडलाइन आती जाएगी कि रुपया ऑल टाइम लो लेवल, रुपया ऑल टाइम लो लेवल। बट ये तो ये कहने के बराबर है कि नीलेश भाई आप ऑल टाइम हाई लेवल एज पे पहुंच गए, ऑल टाइम हाई लेवल एज पे पहुंच गए। भाई वो तो रोज होने वाला है। अब तू उसे हेडलाइन बना बना के मुझे डरा सकता है या मैं उसे एक्सेप्ट कर लूं? तो रुपये की तकदीर में डिप्रिसिएशन लिखा हुआ है, एटलीस्ट फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। तो हेडलाइन से आप मत डरिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, और इनफैक्ट अपनी रणनीति को दुरुस्त कीजिए जिसके वजह पे आपको आगे बढ़ना है। बट हैविंग सेड दैट, अब यहाँ पर जो ग्लोबली माहौल बन रहा है, हम अपनी अर्थव्यवस्था की भी अगर हम बात करें, बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा, उससे भी काफ़ी हद तक हम देखते हैं कि क्या मूड माहौल बाजार का बनता हुआ दिखाई दे। निवेशकों में अब डर का सेंस कम है जैसा हमें दिखाई दे रहा है। जो चर्चा भी हम कर रहे हैं, लोगों को समझ में आ गया है कि उतार चढ़ाव में आप पैसे बना सकते हैं, और सबसे अच्छा तरीका है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का। कंपनीज के लिहाज से आपकी नज़र कहाँ कहाँ रहने वाली है? सो फ्रॉम अ प्योर कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू, बॉटम अप, कुछ सिलेक्ट PSU बैंक, प्राइवेट बैंक्स, NBFCs, सीमेंट कंपनीज, ये एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में फ्रॉम एयरलाइन ऑल द वे अप टू होम इम्प्रूवमेंट, ये सारे सेक्टर्स अच्छे लगते हैं। एक सेक्टर जहाँ पे हम देख रहे हैं वो केमिकल है। नेक्स्ट 1 साल के लिए वहाँ पे आउटलुक शायद नेगेटिव रहे। चाइना की डंपिंग अब भी चल रही है, कमोडिटीज प्राइसेस अभी भी नीचे हैं, बट ओवर 3 years आई थिंक वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कुछ कंपनीज है जो बेसिक रिसर्च में करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है, पिछले 2, 3, 4 सालों से पैसा खर्च हो रहा है, उसका रिजल्ट 1 साल में ना मिले, 3 साल में मिलने की उम्मीद है। दूसरा, चाइना इतना नीचे भाव में बेच रहा है तो लोगों ने अपनी कॉस्ट काटी है और कॉम्पिटिटिव हो गए हैं।
एक कंपनी से हमें मिला, उन्होंने अपनी डी बॉटल नेकिंग करके पाइपिंग चेंज करके 20% कैपेसिटी बढ़ा दी, फिक्स्ड कॉस्ट कम आ गई, ऑपरेटिंग लेवरेज बढ़ गया। एंड फाइनली ऐसी भी केमिकल कंपनीज है जिन्हें चाइना की कैपेसिटी कम होगी उसका फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज आज भी उनके पास अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी है। बिल्कुल। तो नॉट ऑन अ 1 ईयर बेसिस, बट 1 साल में आपको अक्यूमुलेट करने का मौका मिले और आने वाले 2-3 सालों में लेने के आपको आउट परफॉर्मेंस मिले, वैसा केमिकल क्षेत्र में हम देख सकते हैं। सरकार की नीति भी है यहाँ पे जो बदली है पूरी तरह से, जो एक विजन रिपोर्ट के तौर Yeah. पर भी सामने रखा गया है, उससे भी काफी हद तक मेरे ख्याल से Absolutely. कंपनियों को फायदा होगा। अच्छा, अब एकदम अलग सेक्टर, क्या आप एआई का इस्तेमाल करते हैं अपने काम में? करना पड़ता है, चॉइस नहीं है। चॉइस नहीं है तो वैसे क्या फिर एआई को लेकर क्या कहना है आपका? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन का उतना ही अभिन्न अंग बनेगा जैसा आज इंटरनेट है, जैसा आज मोबाइल फ़ोन है। लेकिन सिर्फ एआई अपने ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस इज नॉट सफिशिएंट। ओके। हमें उसको लिवरेज करना है अपने बिजनेस में, ताकि हम अपने कस्टमर को अच्छा परफॉर्मेंस दे सके, सहूलियत दे सके, उनकी क्वेरीज आंसर कर सके, उनका सेटिस्फेक्शन बढ़ा सके। तो भारत में एआई फाउंडेशन मॉडल वाली तो कंपनी है नहीं, हाँ। बट जो कंपनीज एआई को लिवरेज करके अपने पीयर ग्रुप से अच्छा प्रदर्शन कर रही है, अपने कस्टमर्स के लिए चीपर बेटर फास्टर प्रोडक्ट दे रही है, वहाँ पे हम निवेश करने की सोच रहे हैं। अपने खुद के धंधे में रिसर्च के लिए एआई यूज़ कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन के लिए एआई यूज़ कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स के लिए एआई यूज़ कर रहे हैं। एंड ये तो हर रोज़ सीखने वाली बात है, बिकॉज जो कल एआई में वैलिड था आज उससे कुछ नया ही आ जाता है। हाँ। तो एक रेस दौड़ रहे हैं कि एआई के यूटिलाइजेशन में, यूसेज में हम पीछे ना रह जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा, अब आने वाले इस पूरे साल में आपकी बकेट लिस्ट क्या होगी? आपकी निजी बकेट लिस्ट चाहती हूँ मैं, इन्वेस्टर वाली नहीं। कल से आज का नीलेशा बेहतर बने, रोज बने। शौक क्या है सर आपके? जो काम करता हूँ वही एंजॉय इसके कर रहा अलावा हूँ। सर कुछ तो पढ़ना, लिखना, घूमना फिरना, खाना पीना। सो गुज्जू भाई के लिए खाना शौक नहीं है, खाना उसके लिए जीवन है, बट फिर वो दिखने लगता है। पढ़ाई लिखाई बचपन से कर रहा हूँ और उसी की बदौलत यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो उसे भी मैं शौक नहीं मानता, उसे भी मैं जीवन का एक अभिन्न अंग मानता हूँ। वो तो है। बट फोकस यही करना चाहिए कि आप कल से आज और बेहतर हो बने। जाए। और अपना पोर्टफोलियो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, आपका निजी पोर्टफोलियो? सो मेरा एकदम सिंपल चीज़ है, जो मैं लोगों को कहता हूँ वही कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड्स में निवेश है, डायरेक्ट स्टॉक में भी निवेश है जो पुराने पड़े हैं या स्टॉक ऑप्शंस में मिले हैं, रियल एस्टेट भी रखी है, सोना चांदी भी रखा है। जी। एक डिसिप्लिन्ड एसेट एलोकेशन फॉलो कर रहा हूँ। ओके। हमारे व्यूवर्स को आप क्या गलती नहीं करने की सलाह देंगे? मतलब ये तो ज़रूरी मत करना। सो एक मिर्ज़ा गालिब का शेर है, उम्र भर भूल यही करता रहा, उम्र भर भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। तो बस आप आईना साफ करने की गलती मत करना, चेहरे की धूल पोंछ लेना। चलिए, बहुत ही पते का मैसेज दिया आपने, और इसी के साथ नए वर्ष की आपको ढेरों शुभकामनाएं। इसी तरह लगातार हमसे मिलते रहिए, बात करते रहिए, हमारे व्यूवर्स को सलाह देते रहिए। शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू एंड विश ऑल द व्यूअर्स ऑफ ET Now Swadesh अ वेरी हैप्पी 2026। धन्यवाद सर। और इसी के साथ